सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है म्यूकस नेक सेल, ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, उसके नीचे प्रेजेंट है एंडोक्राइन सेल्स, और चौथी में प्रेजेंट है चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स जिसे हम कहते हैं, या जाइमोजन सेल्स भी जिसे हम कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, अभी मैं इसे आसान करती हूँ। होता क्या है, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये जो पर्पल कलर के तुम्हें सेल्स दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। अब इसका फंक्शन तुम्हें पता है, ठीक है। पेप्टिक का मतलब होता है पेप्सिन सेक्रीट करना, लेकिन वो पेप्सिन सेक्रीट नहीं करता, वो सेक्रीट करता है पेप्सिनोजेन, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि पेप्टिक सेल सेक्रीट ए पेप्सिन, बी पेप्सिनोजेन, ठीक है, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, तो तुम बोथ ऑफ दीज और पेप्सिन में कंफ्यूज हो गए। आंसर होगा पेप्सिनोजेन, क्योंकि पेप्टिक सेल्स हर समय पेप्सिनोजेन ही सेक्रीट करते हैं, ओके। फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि एसिडिक मीडियम में वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पेप्टिक सेल सेक्रीट करते हैं प्रोरेनिन, रेनिन नहीं, प्रोरेनिन, अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेनिन, ठीक है। अगेन द स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डबल N, क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि तुम सबने पढ़ रखा है, इसे तुम्हें पता है RE∠NIN इज प्रेजेंट इन किडनी, ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है। तो ये वो नहीं है, ये डबल NIN है, ठीक है। तीसरा चीज जो पेप्टिक सेल सेक्रीट करता है, अब तो पेप्टिक सेल से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन सेक्रीट करता है। अब तुम पूछोगे कि इसे जाइमोजन सेल्स क्यों कहते हैं। ध्यान समझना, वो सारे के सारे सेल्स जो कि एंजाइम सेक्रीट करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं जाइमोजन सेल्स। तो जो पेप्टिक सेल्स हैं वो कुछ एंजाइम्स भी सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम है जाइमोजन सेल्स। और वो दो एंजाइम्स होते हैं, एक है गैस्ट्रिक लाइपेज, अगेन NCERT में लिखा हुआ है, बहुत कम अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सेक्रीट होता है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट, एकदम 1%, सिर्फ 1%, तो उसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है गैस्ट्रिक लाइपेज का, ओके। इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, ये NCERT से बाहर है, ये वो है कि ये गैस्ट्रिक अमाइलेज भी सेक्रीट करते हैं, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, ये भी एकदम बहुत कम अमाउंट में अमाइलेज सेक्रीट होता है। और इसका रोल नेग्लिजिबल क्यों लिखा हुआ है अमाइलेज का? अमाइलेज जो है ये एक्टिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मीडियम प्रेजेंट है? एसिडिक। तो अमाइलेज एक्टिवेट नहीं होते, तो इस वजह से NCERT ने अमाइलेज के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ओके। तो ये ध्यान रखना कि ये जो गैस्ट्रिक अमाइलेज है बहुत कम अमाउंट में सेक्रेट होता है और इसका कोई रोल नहीं होता है, इस वजह से NCERT ने इसे इसका रोल नेग्लिजिबल बोलकर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो थोड़े से ऊपर अगर हम आए तो हमें एक हरे रंग की सेल्स दिख रही है, दैट इज नोन एज एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। अब एंडोक्राइन यानी कि कुछ एंडोक्राइन चीज सेक्रेट कर रही होगी, तो वो है 3 चीजें सेक्रेट करती है, जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है, दैट इज गैस्ट्रिन, ठीक है। ये क्या सेक्रेट करती है? ये सेक्रेट करती है गैस्ट्रिन। तुम्हें पता है गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में हमें थोड़ा थोड़ा बात करना है। तो द थिंग विच दिस एंडोक्राइन सेल सेक्रेट्स इज गैस्ट्रिन। अगेन इसके अलावा 2 चीजें और सेक्रेट करती हैं, दैट इज सोमैटोस्टेटिन एंड सेरोटोनिन। अब यहाँ पर तुम पूछोगे GDC क्या लिखा है, ठीक है। तो देखो G सेल्स जो होती हैं वही सेक्रेट करती हैं गैस्ट्रिन, ठीक है। D सेल्स जो होती हैं वो सेक्रेट करती हैं सोमैटोस्टेटिन, एंड EC सेल्स सेक्रेट्स सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ओके। और ये तीनों के तीनों सेल्स जो होते हैं ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। याद तुम्हें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ G। अगर D और C याद है तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन G याद होना ही चाहिए, ओके। अब इसके बाद ऑक्जेंटिक सेल्स पे आ जाते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स का दूसरा नाम है पेराइटल सेल्स, ओके। यानी कि ये ब्लू कलर के सेल्स जो दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सेक्रेट करते हैं HCl, ये सभी को पता है कि HCl सेक्रेट करते हैं। और HCl का काम क्या क्या है? सबसे पहला एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, दूसरा पेट में जो खाना है वो बहुत देर के लिए स्टोर होता है,
तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए, तो माइक्रोब्स को किल करता है। तीसरा, उस फूड को जो फूड हमारे पेट में स्टोर्ड है उसमें बार बार HCl जब एक्ट करता है तो उसे सॉफ्ट बना देता है, तो फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है। और चौथा, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन से एंजाइम को? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। ओके, और ये सारे पॉइंट्स हमें पता ही है कि एसिडिक पीएच है तभी तो एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं। HCl के बारे में सबको पता रहता है। बात क्या है, एनसीईआरटी में छुपा के एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज CIF। अब ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? तो देखो, CIF इज आल्सो नोन एज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कौन सेक्रीट कर रहा है? ये भी सेक्रीट कर रहे हैं ऑक्जेंटिक सेल्स ही। ऑक्जेंटिक सेल्स आल्सो सेक्रीट कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर किसके एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, तब तो तुम लिख दोगे विटामिन B12। लेकिन जनरली AIPMT या फिर नीट में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ध्यान समझना, एक पेशेंट है, ठीक है, उसे उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मान लो उसके जो HCl सेल्स, HCl सेक्रेटिंग सेल्स है जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स, वो हाइपर एक्टिवेट हो गए। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स कैसे हो गए हैं? हाइपर एक्टिवेट। तो तुम सर्जन हो, तुम बोलते हो कि ठीक है हम एक काम करते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ स्टमक को, जनरली सर्जरी में होता है ऐसा कि पार्ट ऑफ स्टमक को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अगर स्टमक का पार्ट रिमूव हो गया है तो HCl का सेक्रीशन नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी रखेगी तुम्हें, ठीक है। तो HCl का सेक्रेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, तुम्हें बताना था तो उससे पेशेंट को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कहीं देखा है? तो तुम लोग तो जनरली सॉल्व किए ही होंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मिला तुम लोग को कहीं? नो मैम। ठीक है, अभी देखना, ये क्वेश्चन मिलेगा शायद तुमको एलन के मॉड्यूल में। तो होता क्या है, HCl सेक्रीट नहीं हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्रेजेंट है। मुझे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है कि स्टमक रिमूव हो चुका है, यानी कि ऑक्जेंटिक सेल्स नहीं है उसके बॉडी में। तो अब क्या होगा, HCl सेक्रीट नहीं हो रहा है, उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा? तो HCl किस चीज में हेल्प करता है? HCl अपार्ट फ्रॉम द एसिडिक पीएच, एंजाइम को एक्टिवेट करना, ये सब चीजें में हेल्प तो करता ही है, साथ ही साथ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है, जो कि ऑक्जेंटिक सेल से ही निकल रहा था। ठीक है, अब ये CIF का सेक्रीशन नहीं हो पाएगा, ऑक्जेंटिक सेल्स हमने रिमूव कर दिया, CIF सेल्स का सेक्रीशन नहीं हो पाएगा। अब CIF सेल्स का सेक्रीशन नहीं हो पाएगा तो विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो उस पेशेंट में विटामिन B12 की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें लॉस ऑफ B12 होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। याद रखना, विटामिन B12 जो है ये RBC के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, RBC के मैच्योरेशन में कौन हेल्प करता है? विटामिन B12। अब अगर तुम्हारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि RBCs जो होंगे वो ढंग से मैच्योर नहीं होंगे, और वो जो होंगे बड़े हो जाएंगे साइज में, बड़े बड़े RBCs देखने को मिलेंगे। नॉर्मली छोटे होते हैं, बड़े बड़े RBCs देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, इसे हम कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। तो ये प्रॉब्लम जनरली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है। बस यही क्वेश्चन आया था और कुछ नहीं, तो तुम्हें बस बताना था कि क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, तो तुम्हें बताना है कि अनीमिया हो सकता है उस पेशेंट में, क्योंकि तुम्हें बस याद रखना है विटामिन B12 जो है वो मैच्योरेशन ऑफ RBCs के लिए रिस्पॉन्सिबल है। RBCs मैच्योर नहीं बन रहे हैं तो क्या होगा कि ब्लड RBC का जो अमाउंट है वो हम बोल सकते हैं थोड़ा कम हो सकता है, और उसे हम बोल सकते हैं कि अनीमिया लाइक सिम्टम्स उसे फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें एक ब्राउन कलर के सेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स। ठीक है,
अब ये जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टमक को ऑटो डाइजेशन से बचाता है। यानी कि तुम सोचो कि स्टमक का पीएच इतना ज्यादा एसिडिक है, पीएच इज अराउंड 1.8 to 2, ठीक है, काफी ज्यादा एसिडिक। अगर इतना से पीएच इतना एसिडिक पीएच हमारे हाथों पे गिर जाए तो हमारा हाथ शायद जल सकता है, और हमारा पेट उतना पीएच बर्दाश्त कैसे कर रहा है। तो ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस सेल्स जो है ये म्यूकस सेक्रीट करते हैं ताकि स्टमक की जो लाइनिंग है वो प्रिजर्व्ड रहे, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग प्रिजर्व्ड रहे और जो स्टमक है वो खुद को ही डाइजेस्ट ना कर ले। अब तुम समझो, इस वजह से स्टमक जो म्यूकस सेल है वो सबसे ऊपर नेचर ने बना कर रखा है, ताकि इसकी सेक्रीशन जो है उसका लाभ सारे सेल्स उठा पाए, ये भी, ये भी, ये भी। अगर ये नीचे रहता तो इसका सेक्रीशन ऊपर नहीं जा पाता। म्यूकस का सेक्रीशन, अगर यहाँ पर म्यूकस सेल प्रेजेंट होता तो उसका सेक्रीशन ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। इस वजह से इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर म्यूकस सेल सबसे ऊपर है। अब तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक गैस्ट्रिक पिट है, ठीक है, पूरा का पूरा एक गैस्ट्रिक पिट है। इस पिट के अंदर देखो सारे के सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं कि नहीं, सारे के सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये कहाँ खुल रहे हैं, पिट के अंदर। तो वही मैं बोल रही थी कि दीज ओपन इनटू द गैस्ट्रिक पिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब इसके बाद आ जाओ, स्टमक का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अगेन देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड में पूरा का पूरा स्टमक खत्म हो गया। तो अगर तुम इस डायग्राम को बस बार बार रिवाइज करोगे तो सारी चीजें इस डायग्राम के अंदर रिटन है। अगेन इसके इस डायग्राम के अंदर रिटन है, इसमें कितना कंसाइज पोर्शन है। अगर तुम जाके इसे मॉड्यूल से मिलाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मॉड्यूल के सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इंटेस्टाइन की। फूड ईसोफेगस से आया स्टमक में, अब स्टमक के बाद ये जाएगा कहाँ पर, डिओडेनम में, और डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन SI और एक है लार्ज इंटेस्टाइन LI। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट हो गया जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगर तुम लेंथ देखोगे वो, क्योंकि कॉइल्ड फॉर्म में, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉइल्ड फॉर्म में, इसलिए तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब तुम इसे खोलोगे तो ये काफी लंबा हो जाता है, अप्रोक्स 2 मीटर इन लेंथ हो जाता है। तब इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा। तो ध्यान रखना, इसके लेंथ की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बोला जाता, इसकी डायमीटर काफी ज्यादा छोटी होती है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल ड्यू टू इट्स डायमीटर। ओके, अब होता क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है डिओडेनम। तो डिओडेनम जो है ये सी शेप्ड होता है, जैसे स्टमक कैसा था, जे शेप, ये है सी शेप। देखो ढंग से, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, इस तरीके से है डिओडेनम। जो पिंक कलर का एरिया है दैट इज डिओडेनम, ठीक है। तो वो तुम्हें सी टाइप का दिख रहा होगा, इस टाइप का, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिओडेनम इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर। डिओडेनम का जो बीच वाला पार्ट है, जेजुनम, इज द मिडल एरिया, मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं ILUEM। अगेन द स्पेलिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ, ILEUM। तुम्हें पता है कि ILIUM क्या होता है, बताओ। किसी को पता है? चलो नहीं पता अभी तक आंसर आ जाता, मैं बताती हूँ क्या होता है, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस का ये एक बोन है। प्यूबिक सिम्फाइसिस का 3 पार्ट होता है, दैट इज इलियम, ILIUM, इस्चियम
और प्यूबिस। तो दिस इलियम इज डिफरेंट और दिस इलियम इज डिफरेंट. दिस इज ILIUM, दिस इज ILEUM. ठीक है, तो इसलिए स्पेलिंग पे ध्यान दें. ये लास्ट कॉइल्ड पोर्शन होता है और सबसे ज्यादा बात ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज मोस्ट हाईली कॉइल्ड. सबसे ज्यादा कॉइल्ड यही होता है. DJI में सबसे ज्यादा कॉइल्ड इज इलियम. सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, आंसर अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, स्टमक खुलता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है. यहाँ पर एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है. इस स्पिंक्टर का नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, किसी को पता है तो जल्दी से बताओ. स्टमक और डिओडेनम के बीच में एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है. उस स्पिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर. मैंने ये चीज बताई थी कि स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम पाइलोरस कहते हैं, और वहीं पर पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, और ऊपर में ईसोफेगस के पास प्रेजेंट होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर. तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो. ठीक है, अब फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड. ये तो सबको पता है कि फंक्शन है उसका डाइजेशन ऑफ फूड. अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टमक होता है उसमें डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होता है. क्यों होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका रीजन ये है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है. इस वजह से उसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अगर कहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है तो इट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कैसे इंक्रीज होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इस स्लाइड के अंदर, दैट इज वो देख लेते हैं. सबसे पहले फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू डाइजेस्ट. डाइजेशन तो स्टमक भी करता है लेकिन यहाँ पर ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है. एंड हेंस टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस आर ऑब्जर्व्ड. दीज आर द मॉडिफिकेशंस. सबसे पहला, इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो बहुत लंबा होता है. लंबा होने से क्या होगा कि जब फूड जो है वो पास करेगी तो हर एक एरिया अपने हिसाब से चीजें एब्जॉर्ब करेगा. अगर लेंथ छोटी होती तो फूड तुरंत निकल जाती. अब लंबा एरिया है तो उसे टाइम लगेगा निकलने में, तो फूड आराम से एब्जॉर्ब होगा. अब वहीं पे अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स का जो इंटेस्टाइन का साइज है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है. ओके, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं कुछ मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई. ये अगेन सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. और इसके अलावा एक चीज प्रेजेंट होता है दैट इज प्लाइका सर्कुलरिस, जिसे हम वैल्व्स ऑफ कर्किंग कहते हैं. ये सारी चीजें अभी हम बात करेंगे. एक सेकंड बस रुकना. ठीक है, तो अब इन सभी चीजों के बारे में अब इस स्लाइड में बात करेंगे. ये देखो, ये इंटेस्टाइन है. ओके, अब मैं बेटर है इसे स्लाइड पे वन नोट पे समझाऊं. देखो होता क्या है, जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी पहले स्लाइड में वही हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. होता क्या है कि अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में मैंने 3 चीजें बोली थी जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है. एक है विलाई, माइक्रोविलाई और एक वैल्व्स ऑफ कर्किंग. इसके अलावा जो लेंथ है वो तो है ही. यहाँ पे रिप्रेजेंट हम करेंगे विलाई, माइक्रोविलाई एंड वैल्व्स ऑफ कर्किंग. देखो होता क्या है कि अगर हम इंटेस्टाइन को देखें तो इंटेस्टाइन में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होते हैं. इसे ही हम कहते हैं प्लाइका सर्कुलरिस. ओके, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसे भूल जाओ. अब इंटेस्टाइन के अंदर ही बहुत सारे इस तरीके से इंटेस्टाइनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मैंने बताया था
इन केस ऑफ स्टमक वहां पर भी रुगी प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक रुगी, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, इस तरीके से, ठीक है, फोल्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या क्या है, इन दोनों को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फोल्ड्स। वहां पे गैस्ट्रिक फोल्ड्स थे, यहाँ पर इंटेस्टाइनल फोल्ड्स है। अब होता क्या है, अब इधर ध्यान से थोड़ा समझना, पहले तुम स्लाइड रीड आउट कर लो ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं क्या बता रही हूँ। फोल्ड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जो कि कोनिकल शेप के होते हैं, कोन की तरह दिख रहे हैं ये, ठीक है। जहां भी नहीं समझ में आए मुझे इंटरप्ट करके पूछ लेना, कोन की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी कोनिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाई, ठीक है। ये पूरे के पूरे इंटेस्टाइन में तुम्हारे पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे भरे पड़े होते हैं। अब स्मॉल स्लिट लाइक स्पेसेस फाउंड इन द बेस ऑफ विलाई, ये देखो, ये दिख रहा है स्लिट लाइक, ये स्लिट लाइक स्पेस तुम्हें दिख रहा है बेस ऑफ विलाई पे, विलाई के बेस पे, इस स्लिट को हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। क्रिप्ट्स का मतलब होता है छेद, ठीक है। पहाड़ों के, दो पहाड़ के बीच में जो डिप्रेशन होता है उसे हम जनरली क्रिप्ट्स कहते हैं। इसीलिए ये एक पहाड़ की तरह दिख रहा है, ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, ये दोनों पहाड़ को हम कहते हैं विलाई, ओके। और दो पहाड़ के बीच में जो एक गैप बन रहा है उसे हम कहते हैं क्रिप्ट्स, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें इसे रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसका नाम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून क्यों है। अब ये तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर देखो बेटर रिप्रेजेंटेशन या बेटर वर्जन ऑफ द सेम। ये पूरा का पूरा क्या है, एक इंटेस्टाइन का फोल्ड है, यानी पूरे के पूरे को हम कहेंगे विलाई। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में एक गड्ढा है, गड्ढे को हम कहेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। जैसा कि तुमने पढ़ा है गैस्ट्रिक फोल्ड्स में, गैस्ट्रिक फोल्ड्स होते थे, उसमें गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट थे, इसी पिट का नाम यहाँ पर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून हो गया, और गैस्ट्रिक पिट्स में खुल रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो उसी तरीके से इन क्रिप्ट्स में खुलेंगे ये सारे ग्लैंड्स, ठीक है। और ये क्या क्या है, जाइमोजन, जाइमोजन का मतलब मैंने बताया था कि वो सारे सेल्स जो कि एंजाइम सेक्रीट करते हैं, है ना, बताया था। इन्हीं जाइमोजन, ओके, इन्हीं जाइमोजन सेल्स का नाम इन केस ऑफ इंटेस्टाइन हो जाता है पैनेथ सेल्स, ओके। तो मेजरली ये जाइमोजन सेल्स जो है उसे हम क्या कहते हैं, पैनेथ सेल्स। अब अगर क्वेश्चन में आए कि जाइमोजन सेल्स आर फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना, जाइमोजन सेल्स आर फाउंड इन, और तुम्हें ऑप्शन में दिया हुआ है ए स्टमक, बी इंटेस्टाइन, सी मान लो ईसोफेगस, एंड डी ऑल। तो चलो तुम, मैंने लास्ट क्लास में कुछ कुछ बताया हुआ है, उसके बेसिस पे तुम बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑल। देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ईसोफेगस ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल में जिसमें कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ईसोफेगस तो नहीं हो सकता, कंफ्यूजन तो स्टमक और इंटेस्टाइन में होनी चाहिए, ठीक है। एक बार रिवाइज करना जाके, मैंने बताया है ईसोफेगस ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। यानी ईसोफेगस ही एक ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ एक कंडक्शन की तरह काम करता है, यानी कि फूड को मुंह से स्टमक तक लेके जाता है, कोई डाइजेशन वहां पे नहीं होता, तो वहां पे कोई ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। स्टमक और इंटेस्टाइन में कंफ्यूजन होना चाहिए। देखो, इसका आंसर है इंटेस्टाइन, स्टमक नहीं। समझना क्यों। देखो, इंटेस्टाइन जो जाइमोजन सेल्स हैं वो इंटेस्टाइन में ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन में
जो जाइमोजन सेल्स है, दीज आर द चीफ सेल्स इन द इंटेस्टाइन, और ये ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टमक में जो जाइमोजन सेल्स हैं उनका मेन नाम तो चीफ सेल्स है. ठीक है, स्टमक में जो जाइमोजन सेल्स है उनका मेन नाम चीफ सेल्स है, और उनका मेन फंक्शन भी रुको मैं उस स्लाइड पे लेके जाती हूँ तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो मैं बोलती रहूंगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा. लेकिन देखो, चीफ सेल्स है, मेन नाम उसका चीफ सेल्स है, और उनका फंक्शन जो है वो एंजाइम सेक्रीट करना नहीं है. ये दो एंजाइम सेक्रीट करते हैं, वो भी उनका कोई काम ही नहीं है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज. कोई काम नहीं है उसका. मेन रोल तो उसका पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन सेक्रीट करने का है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में ये जाइमोजन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं. चीफ सेल्स होते हैं इन केस ऑफ मतलब प्राइमरी सेल्स होते हैं इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, और इन्हीं को हम कहते हैं पैनेथ सेल्स भी. इस वजह से अगर ये क्वेश्चन आया कि जाइमोजन सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा, अगर बोथ ए एंड बी नहीं दिया हुआ है, यानी बोथ इंटेस्टाइन एंड स्टमक नहीं दिया हुआ है, तो यू विल गो विथ इंटेस्टाइन. ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन में हम जाइमोजन सेल्स ही बोलते हैं, उसका पहला दूसरा तीसरा सब नाम जाइमोजन सेल्स ही है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आया इन केस, तो ये आंसर होगा उसका. अब इसके बाद जो सेकेंड सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज अर्जेंटाफिन सेल्स. जाइमोजन सेल्स एंजाइम सेक्रीट कर रहे थे, यानी कि इंटेस्टाइन में मेन एंजाइम सेक्रीट करने वाले सेल्स हैं जाइमोजन सेल्स. ठीक है, हार्मोन सेक्रीट करने वाले सेल्स हैं अर्जेंटाफिन सेल्स. ठीक है, अर्जेंटाफिन सेल्स जो है ये सेक्रीट करते हैं SEC मतलब सेक्रीट हार्मोन. ओके, इसलिए अर्जेंटाफिन सेल्स. अब ये इस पूरे स्लाइड में इतनी बातें हुई. अब देखो, ये ये एक विलाई का कट सेक्शन है. यहाँ से मैंने एक विलाई को कट करके यहाँ दिखा रही हूँ मैं तुम्हें. तो विलाई के ऊपर एक छोटा छोटा म्यूकोसा का इस तरीके से एक्सटेंशन होता है. ठीक है, जाके एनिमल टिश्यू अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें माइक्रोविलाई के बारे में मैंने पढ़ाया था कि वो म्यूकोसा के प्रोजेक्शंस होते हैं. विलाई के ऊपर छोटे छोटे म्यूकोसा के प्रोजेक्शंस होंगे, उसी को हम कहते हैं माइक्रोविलाई. विलाई तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर ही रहा था, अगर उसके ऊपर ये सारे म्यूकोसल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाए म्यूकोसा के, तो सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है. तो इस वजह से इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन. स्टमक ओनली डाइजेशन, थोड़ा मोड़ा चीज अब्सॉर्ब करता है, लेकिन चीफ और अब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. आई होप यहाँ तक मैं अपने आप को क्लियर कर पा रही हूँ तुम लोग से. किसी को कोई दिक्कत तो फिर से पूछो. आज 11th क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो. No, ma'am. ओके, अब पार्ट नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का. ओके, देखो, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज लार्जर इन डायमीटर. अगेन, डायमीटर की वजह से स्मॉल और डायमीटर की वजह से लार्ज. लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम. अब मैंने पहला क्लास में बताया था एक फोरामेन सीकम, याद है? फोरामेन सीकम, ये क्वेश्चन आता है, इट इज फाउंड इन. तो सीकम देख के सब लिखते हैं इंटेस्टाइन, दैट इज रॉन्ग. फोरामेन सीकम इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द टंग. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द टंग. ओके, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. जो भी टेस्ट सीरीज में अपियर करोगे, यू विल एनकाउंटर दिस क्वेश्चन. अब देखो, यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं इसे कंडेंस करके समझाऊंगी. ओके, होता क्या है कि सबसे पहले तो टॉपिक डिस्प्ले कर देती हूँ. लार्ज इंटेस्टाइन, देखो लार्ज इंटेस्टाइन को हम इस तरीके से बना सकते हैं.
ठीक है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन का फर्दर 3 पार्ट होता है, क्या क्या? तो देखो ये पहला पार्ट दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी ascending colon, ठीक है, this is the transverse colon and this is the descending colon। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ascend कर रहा है, इसीलिए ascending। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस वजह से descending। और क्योंकि ये सीधा है, ये वाला सीधा है सिर्फ, इसीलिए transverse colon। ओके, now this part is known as the rectum which opens into the anus। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीकम। तो 3 पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलोन जो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम 3 पार्ट हो गए। अब एक एक करके इसके बारे में ध्यान से देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो होता ये है कि अगर हम बात करें कोलोन की, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन की, तो उसमें तुम्हें कोलोन के अंदर कुछ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से थ्रेड लाइक, ठीक है, धागों की तरह एक स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये कितना नंबर में होगा? दीज विल बी 3 इन नंबर। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इन धागों की तरह स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, किसी को पता है तो पहले बताओ, मैं तो वेट करूंगी, बता दे भाई। ट्राई करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम कहते हैं टेनिया कुलाई। ठीक है, इन केस अगर आ गया तो these are 3 in number, these things are mentioned in the module, no problem about that। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट मैंने बताया था, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे मैंने क्या बोला था बताओ? लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलम। वेरी गुड, इलियम। अब इलियम अगर लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यही पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, है ना, यही पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये कहाँ खुलता है? ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, और ये खुलते समय एक स्फिंक्टर के थ्रू खुलता है। यानी यहाँ पर भी एक नल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके ओपनिंग को कंट्रोल करता है, और उस स्फिंक्टर को हम इन्हीं 2 चीजों के नाम पे रखे हैं, दैट इज इलियोसेकल valve। It is the valve, not a sphincter। मैंने गलती से स्फिंक्टर बोल दिया। It is a valve। valve का भी काम वही होता है कि जो चीजें इलियम से सीकम तक आ रही हैं, कितने अमाउंट में आए उसे कंट्रोल करना इस valve का काम होता है। तो नाम इलियोसेकल, यानी इलियम को सीकम से जोड़ रहा है। ओके, रटने का कुछ नहीं है। अब होता क्या है कि अगर हम बात करें सीकम की, तो सीकम जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, यानी हमारे केस में ये सीकम काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है, ये हो जाता है काफी ज्यादा रिड्यूस्ड, क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं होता है। इसमें बस क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लस का मतलब प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। ठीक है, जो हमारे पेट के लिए यूजफुल होते हैं, वो जनरली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज बस, इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना है, दैट इज अबाउट अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी यहीं पे प्रेजेंट है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यस मैम। दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, वर्मीफॉर्म का मतलब होता है वॉर्म लाइक, इसीलिए नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन। होता क्या है, अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है। ओके,
ये सिर्फ और सिर्फ अपेंडिक्स जो है ये काम करता है एक लिम्फ नोड की तरह। लिम्फ नोड मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो अगर कोई इसमें कुछ इन्फ्लेमेशन या कोई माइक्रोब्स आ गए तो वो लिम्फोसाइट्स जाके उसे खा लेंगे। तो अपेंडिक्स का सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है, ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन जब हम फूड इनटेक करते हैं, अगर मान लो छोटा सा भी क्वांटिटी ऑफ फूड अपेंडिक्स में चला जाए, ठीक है, छोटा सा भी फूड अगर अपेंडिक्स में चला जाए तो क्या होगा कि वहां पर माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। माइक्रोब्स बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ग्रो करना वहां शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक सीवियर पेन होने लगेगा हमें। सीवियर पेन होता है राइट साइड में, ठीक है। और इस कंडीशन को जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे सेंस कर लेता है कि हाँ इसे अपेंडिसाइटिस हुआ है। जब भी किसी चीज में पेन हो तो उसमें अंत में लगाएंगे साइटिस, इसीलिए एपेंडिसाइटिस। मैंने बताया था टॉन्सिल्स में भी, जो टॉन्सिल्स होते हैं अगर वहां पर जाड़ों के दिन में जो यूविला होता है, इस तरीके से जो यूविला था, अगर यहाँ पर हम जाड़ों के दिन में अगर कुछ भी चीज इनटेक करते हैं यहाँ जाके चिपक जाए तो माइक्रोब्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है। और यूविला के बगल में ही प्रेजेंट होता है टॉन्सिल्स, तो ये टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं, कोई बोलेगा, जहां पर भी हुआ इन्फ्लेमेशन वहां लगाओ साइटिस यानी टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तुम लोग रिविजन एकदम नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी सैड टू से कि तुम लोग रिविजन एकदम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब जब अपेंडिसाइटिस हो गया है तो सर्जन क्या बोलता है कि वैसे भी अपेंडिक्स का तुम्हारे बॉडी में कोई काम नहीं है सच, एक काम करो इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दो। इसे रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब भी कोई चीज रिमूव होती है तो उसमें हम लगाते हैं ओमी। तो अपेंडिक्स को रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, टॉन्सिल्स को मैंने रिमूव किया था उस समय तो उसमें मैंने बोला टॉन्सिलेक्टोमी। वास डिफरेंस को रिमूव किया था तो वैसेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव किया था ट्यूबेक्टोमी। अपेंडिक्स को रिमूव करूंगी तो अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अलावा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये जो अपेंडिक्स होता है यहाँ पर मैंने लिख तो दिया है वर्म लाइक स्ट्रक्चर, ये एक फिंगर लाइक होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इसका साइज जो होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है पूरा का पूरा, ये एक रैबिट का लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना है कि अगर हम रैबिट के लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सैक्युलस रोटंडस। इन केस आ गया तो, क्योंकि रैबिट इज अ मेंबर ऑफ, मतलब एनिमल किंगडम में आता है रैबिट के बारे में बातें, तो इस वजह से अगर आया तो अगर पूछा जाए कि सैक्युलस रोटंडस इन फाउंड इन, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो रोटंडस एंड रैबिट। ठीक है, लेकिन रोटंडस से रैट मत कर देना। ठीक है, रोटंडस रैबिट, ये जनरली नीट में नहीं आएगा, नीट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है AITS के लिए। तो इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो मैम। किसी को कोई दिक्कत है? चलो दिक्कत नहीं है तब किसी को। अब अब आगे बढ़ो। यस मैम। एक सेकंड रुकना।
ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा, रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे, एनल कैनाल एंड एनस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो रेक्टम जो होता है इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ो कि इट इज अ स्टोरेज चेम्बर फॉर फीसेस। ठीक है, फीसेस के लिए एक स्टोरेज चेम्बर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी चीजें यहाँ दी गई हैं उसका कोई रोल नहीं है, वो बस क्योंकि मॉड्यूल में मेंशन्ड है इस वजह से यहाँ पर दी गई है, नहीं तो ऐसा इसका कोई रोल नहीं है। तो रेक्टम इज स्टोरेज साइट फॉर फीसेस। अब रेक्टम जो है कहाँ खुलता है, एनल कैनाल के अंदर। रेक्टम खुलता है एनल कैनाल के अंदर। तो अब एनल कैनाल में आ जाओ। रेक्टम एक कैनाल के थ्रू खुलता है एनस में और उस कैनाल का नाम है एनल कैनाल। ठीक है, तो इसे यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड बाय एनस। रेक्टम खुला एनल कैनाल में क्योंकि कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, और वो खुला एनस में। टू टाइप्स ऑफ एनल स्फिंक्टर्स आते हैं। अब देखो एनस के अंदर, ठीक है, दो एनल सॉरी एनल कैनाल के अंदर दो एनल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक एनल कैनाल है, इसमें दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। बाहर के साइड जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, अंदर के साइड जो प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री इन नेचर होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यही याद करना है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंटरनल स्फिंक्टर। तुम्हें कैसे याद करोगे, इंटरनल आई से स्टार्ट हो रहा है तो यानी इन से यानी इनवॉलेंट्री होगा, तो दूसरा बचा वो वॉलेंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि आई एन। तो इसमें सिर्फ ये पढ़ना है। एंड अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम इन AIPMT, और जितने भी क्वेश्चंस नीट में आएंगे वो कोई नए क्वेश्चंस नहीं होंगे। नीट का पूरा पैटर्न जो है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, और सेकेंडली NCERT पे बेस्ड है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ने से हो जाएगा तो इट वोंट हेल्प यू एट ऑल। ओके, questions if you will not be solving the questions then it is of no use to you। जो भी पढ़ाया जा रहा है, कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए या कितना भी बुरा पढ़ा दिया जाए, कोई फायदा नहीं है तुम्हें until and unless you solve the question, you analyze the question कि क्यों ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर जैसे तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में तुम्हें अगर बस थियोरी पढ़ा दी जाए और मान लो कि वहां पर कोई भी जो भी टीचर है वो तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल ही कर दे, तो वो एक दो न्यूमेरिकल रट के तुम एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व अराउंड 100 to 200 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर, और तुम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो यार। मतलब बायो में एटलीस्ट तो तुम लोग नहीं सॉल्व कर रहे, व्हिच आई कैन सी वेरी क्लियरली। ऐसे मत करो, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर एटलीस्ट बी सीरियस फॉर योरसेल्फ। हर दिन बोलना अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग खुद अब इतने बड़े मैच्योर हो चुके हो कि तुम्हें खुद सॉल्व करना है क्वेश्चंस, तुम्हें पता है। जब पढ़ा दिया गया है तो बिगनर बॉक्स 1 के क्वेश्चंस लग जाने चाहिए थे। इसके अलावा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस लग जाने चाहिए थे कि जो पढ़ाया हुआ है वो मैं लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ, लेकिन नहीं, तुम लोग नहीं कर रहे हो। गेट सीरियस अबाउट योरसेल्फ यार। इसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा क्योंकि इसमें ये लास्ट स्लाइड है एंड दिस इज अ बिट इन डिटेल, तो ये नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो कितना टाइम हो रहा है, अगर 15 मिनट बचा होगा तो करवा लीजिए। कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? दीपक, मैम 35। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है, मतलब जो मेरे बाद का जो क्लास है? 55 से। अच्छा 55 सही है। अच्छा तो मैं नहीं स्टार्ट करूंगी फिर। मुझे अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, बेटर यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ही करवाना पड़ेगा तुम लोग से, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व योरसेल्फ।
और मैं होमवर्क ही दे देती हूँ क्योंकि पता नहीं फिर तुम लोग कर पाओगे कि अभी नहीं। मैं होमवर्क दे देती हूँ, बेटर रहेगा। जस्ट लेट मी ओपन द मॉड्यूल। सब कोई एटलीस्ट तब तक एक कॉपी पेन ले आओ ताकि तुम लोग लिख सको कि क्या क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ। जब ले आओ तो बता देना। मैम कॉपी पेन लेके ही बैठते हैं। चलो तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे सुन के। रुक जाओ, खुल रहा है गूगल ड्राइव में। तुम लोग को जो मैंने भेजा है उसमें बायोलॉजी था। मैम अभी हट गया मैम, उस समय था पहले। हट गया? भाई मुझे दिख नहीं रहा हाँ है। आपने, इसीलिए। यस मैम, कल नहीं दिख रहा था हमको भी। अच्छा ऐसा है क्या? तो मुझे भी दिख नहीं रहा है क्योंकि अच्छा मैं देख लूंगी, मैं बता दूंगी। बायोलॉजी वर्कबुक एक बायोलॉजी मॉड्यूल करके तो दिख रहा है लेकिन ये वर्कशीट है बस। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ। क्वेश्चंस मुझे मार्क कराने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं तुम लोग देख पाओगे कि नहीं। एक बायोलॉजी वर्कशीट करके होगा, ठीक है? बायोलॉजी वर्कशीट, ठीक है? वहां पर वर्कशीट नंबर 3 होगा, वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? वर्कशीट नंबर 3 में प्रॉब्लम्स है कुछ 20, ठीक है? उसमें जितने क्वेश्चंस हो सके उतने सॉल्व कर लेना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो जाएगा, मतलब 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा। एक वो वर्कशीट है और तो कोई वर्कशीट ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। और जहाँ तक रहा बात मॉड्यूल का, तो वो मॉड्यूल में फिर से अरेंज करके भिजवा दूंगी तुम्हें, इसका चिंता मत करो। और आज की क्लास में जो प्रॉब्लम है जल्दी जल्दी पूछ लो। अगली बार जब मैं शेयर करूँ ना कुछ भी, तो एक काम कर लिया करो, उसे डाउनलोड करके खुद के पास रख लिया करो, ठीक है ना? ताकि वो चीजें जाए ना तुम्हारे हाथ से। मैम डाउनलोड कर लिया, मैम डाउनलोड किया हुआ। क्या हुआ है ना तुम्हारे पास? यस मैम। तो एक काम करो, बायोलॉजी वाला डाउनलोडेड है? हेलो? यस मैम। यस मैम। काम करो तुम मुझे उसका लिंक मैम भेज देखिए, दो, ठीक है? मैम सेंड कर दे। लिंक नहीं है मैम, मतलब डाउनलोड है, खाली रखा हुआ है। मैम लेकिन देखिए ना, कहाँ? भेज दिया ग्रुप में। मैम वो मेडिकल पास आउट वाला ग्रुप में। अच्छा तुम बस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डाउनलोड किया है? हाँ हाँ, एक एक करके डाउनलोड किया हुआ। अच्छा अच्छा, मैं इसमें ठीक है। तो अभी तो बस वर्कशीट सॉल्व कर लेना, 1 से 5 तक क्वेश्चंस है और फिर मैं बता दे रही हूँ क्या सॉल्व करना है। फिर बिगनर बॉक्स 1 कहाँ पर? हाँ, बिगनर बॉक्स 1 है, उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 बन जाना चाहिए, देखना नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 4 बन जाएगा तुम लोग से। क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, ठीक है? फिर 7 बन जाएगा, 8 9 10 11 12 13, इसमें सब बन जाएगा, ठीक है? और इसके बाद कुछ नहीं, बस बिगनर बॉक्स 1 और वर्कशीट, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो इतना इतना तुम लोगों को करके आना है, और कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछ लो। और हाँ दीपक, एक काम करना, तुम्हारे पास अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो तुम बता रहे हो, इसके अलावा भी तुमने कुछ डाउनलोड कर रखा हो तो वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना? यस मैम।